हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरी वर्नर्स थ्योरी के बारे में देखा। अभी मैं आपको एक अनदर थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उसके बारे में बता रही हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन कलर्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन। अलग अलग जो मेटल आयन्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स शो करते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, रूबी कलर, अलग अलग और एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। दो मेटल्स मिलकर के एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं और उनके कलर्स को शो करते हैं उसके लिए ये थ्योरी एक्सप्लेन की गई है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये एक्सप्लेन करता है क्या कि ट्रांजिशन मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्डिंग कैसे होता है ना किस प्रकार से उसकी बॉन्डिंग होती है। तो उस बॉन्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम एनर्जीज को समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा। वो कैसा होता है? पहले फर्स्ट स्टेप में सेपरेट मेटल एंड लिगेंड हाई एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेपरेट होगी। कोऑर्डिनेटेड मेटल लिगेंड स्टेबलाइज्ड। देन थर्ड, destabilization due to ligand d electron repulsion. Then fourth is splitting due to octahedral field. लिगेंड और मेटल मिलकर के जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो उनके बीच एनर्जी का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। दैट इज द बेसिक एजम्पशन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। मेटल और लिगेंड दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे की ओर आएंगे। Then d orbital aligned along the octahedral axis will be affected the most. ऐसे d orbital जो एक्सिस की ओर अलाइन होंगे इन ऑक्टाहेड्रल केसेस वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। More directly the ligand attacks the metal orbital, the higher the energy of the d orbital. In octahedral field, the degeneracy of 5 orbital is lifted. डीजनरेशन मतलब इक्वल एनर्जी, एनर्जी उनकी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। देखो यहाँ पर दिख रहा है कि डी ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच एक इंटरैक्शन प्रोसेस आ रहा है और इस इंटरैक्शन प्रोसेस की वजह से इनकी एनर्जी अनबैलेंस हो गई। इस एनर्जी के अनबैलेंस की वजह से जो डी ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ऊपर की तरफ डी एक्स डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सियल ऑर्बिटल चले गए हैं और नीचे की ओर डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स मतलब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल आ गए हैं। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। लीगेंड का कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। डेल्टा मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पहला मेटल, लार्जर मेटल, तो यदि मेटल बड़ा है, आयन ज़्यादा है उसमें या आयन चार्जेस ज़्यादा हैं तो डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी। और लिगेंड के मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व करने के लिए एक सीरीज दी गई है, दैट सीरीज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे आप सीरीज को सीक्वेंस देख लीजिए। वीक फील्ड लिगेंड लो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जहाँ पर कि जो रेड से लिखा हुआ है दैट इज वीक फील्ड लिगेंड्स है। अमोनिया NH3 EN और NO2 ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जबकि जो ब्लू कलर में है वो हाई फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। This is the electron configuration of octahedral field. octahedral field के अंदर splitting of d orbital होने के बाद लिगेंड के इलेक्ट्रॉन
सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के समय लिगेंड दो तरीके से हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन। हाई स्पिन मीन्स वीक फील्ड लिगेंड, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इनमें इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये हमने D4 सिस्टम के अंदर अभी बताया हुआ है। D4 सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन फील होंगे हाई स्पिन में, नीचे के जो ऑर्बिटल है दैट इज नोन एज T2G ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, वहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आएंगे, चाहे वो हाई स्पिन है चाहे लो स्पिन है। लेकिन हाई स्पिन के केस में फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, जबकि लो स्पिन के केस में फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन नीचे आकर के पेयरिंग कर लेता है। दैट इज द डिफरेंस। दिस इज द मैग्नीट्यूड स्लाइड। ये एक और स्लाइड है जो आपको हाई स्पिन और लो स्पिन का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसमें जो कलर आते हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स का अलग अलग कलर आ रहा है, वो कलर को ये बता रहा है। दिस वन मतलब अलग अलग कॉम्प्लेक्स जिस कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से ये रेज आकर के टकरा रही है। यदि पूरे के पूरे लाइट को सभी जितनी भी विजिबल लाइट है उसको वो सैंपल यदि एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। यदि उसमें से कुछ रेडिएशन को, कुछ रेज को वो एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको उस कॉम्प्लेक्स में दिखाई देगा। दिस वन। इन सबको मेजर करने के लिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये उसका लाइन डायग्राम है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक लाइट का सोर्स दिखाया गया है, स्लिट दिखाया गया है। उसका इस स्लिट से लाइट की कोई नैरो बीम पास हो सकती है। देन प्रिज्म है, फिर स्लिट है, और फिर से एक नैरो बीम इसमें से जा रही है। बीच में हमने सैंपल रखा हुआ है। सैंपल से होकर के जो भी लाइट जाएगी उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें मिलेगा। तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स का कलर है। जैसे आयरन का अलग कलर है, कोबाल्ट का, निकेल का, अलग अलग कॉम्प्लेक्स अलग अलग कलर का फॉर्मेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग वेवलेंथ में एब्जॉर्प्शन करते हैं। दिस इज द स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सभी का है ऑक्टा, टेट्रा, स्क्वायर। ऑक्टा के केस में स्प्लिटिंग में एक्सियल ऑर्बिटल ऊपर, नॉन एक्सियल नीचे। टेट्रा के केस में रिवर्स, नॉन एक्सियल ऊपर, एक्सियल नीचे। जबकि स्क्वायर प्लेनर में जो स्प्लिटिंग है वो एक्सियल का ऊपर और नॉन एक्सियल का नीचे होने के बाद एक और स्प्लिटिंग हो जाती है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर, एक्स वाई नीचे, और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई वाई जेड नीचे की ओर आ जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की समरी हम बताएंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेनली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के स्टीरियो केमिस्ट्री को समझा रहा है और कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को समझा रहा है। इसके बेस पर हम और भी बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिज्म निकाल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है ये निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत सारी जानकारी दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।